आज मैं फिर से आपके लिए भूगोल का वीडियो लेकर आई हूँ। और भूगोल हमारी पृथ्वी जैसे गोल है वैसे ही ये भी गोल है, पर फिर भी हम उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे और आपको पढ़ाने की समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि भारत को कैसे 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। हमने हिमालय पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो उत्तर का विशाल मैदान कहाँ है? ये तो अपना हिमालय हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र जो है वो उत्तर का विशाल मैदान कहलाता है। ये जो उत्तर का मैदान है ये जनरली ये कहा जाता है कि ये समतल है, पर ये पूरी तरह से समतल नहीं है, इसमें भी उतार चढ़ाव है, उनको भी हम जानेंगे। ठीक है, ये मेन रूप से नदियों के प्रवाह के लिए जाना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं वो पूरे में विस्तृत रूप से फैलती हैं और इनके अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत सारे शहर बसे हुए हैं, कृषि क्षेत्र है और ये इसको समृद्ध बनाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखें, इसमें नदियाँ कुछ दिख रही हैं आपको। सिंधु नदी है ना, झेलम है, रावी है, सतलज है, चंबल है, यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। तो जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं वो है रावी, व्यास, झेलम है ना, और सतलज, ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। मेन जो भारत का जो ये उत्तर का मैदान है वो 3 नदी प्रणालियों से पूरा प्रभावित होता है और वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है कि उत्तर का मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से प्रभावित होता है, वो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो सिंधु की और इनकी गंगा की भी सहायक नदियाँ, इन सब से ये पूरा निर्धारित होता है मैदान। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है? तो ये जलोढ़ है, इसकी मिट्टी जो है पूरी क्षेत्र जो है जलोढ़ है, क्योंकि नदियाँ अपने निक्षेप लाती हैं, निक्षेपों से जो जमा हो जाती है मिट्टी वो यहाँ पर उपलब्ध है और ये बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है वो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर, काफ़ी बड़ा है और ये सघन जनसंख्या वाला और अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। सघन जनसंख्या वाला कैसे, अगर अपन बात करें तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? आपका दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल। और बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश अपने आप में बहुत जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और अपन बात करेंगे उपजाऊ की, तो चूंकि यहाँ पर निक्षेपों के कारण बहुत सारी अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, इसीलिए कृषि के लिए भारत का सबसे अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और सिंचाई व्यवस्था तो है ही नदियों के सहारे, ये गंगा वगैरह नदियाँ और इनकी सहायक नदियों के माध्यम से। ठीक, और अब हम अपन बात करेंगे, इसमें कुछ तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कुछ 4-5 शब्द आए हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बताया गया कि इस क्षेत्र में मैं एक और चर्चा करूँगी, जैसे जैसे जो टेक्निकल वर्ड आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करने की आपके सामने कोशिश करूँगी। ठीक, तो पहले हम चलते हैं नदी के निक्षेपण के कारण। वो नदियाँ जो हैं वो निक्षेपण छोड़ती हैं जिससे कि गाद एकत्रित हो जाती है ना उस क्षेत्र में। गाद यानी जो कहेंगे मिट्टी के कण या जो कचड़ा तो नहीं कहेंगे, मिट्टी के कण जो हैं वो ऊपर भर जाते हैं, उसको गाद बोलते हैं। और ये गाद जम जाने के कारण जो नदियाँ हैं वो कई धाराओं में बढ़ जाती हैं, अलग अलग। एक सीधा चला आ रहा है, बीच में उससे अवरोध उत्पन्न हो गया, छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के, बालू के, वो जम जाते हैं, तो नदियाँ फिर अपना मार्ग बदल लेती हैं, अलग अलग। एक ही नदी जो है कई धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक, वो जो नदियों की धाराएं होती हैं, बढ़ जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? वितरिकाएं। वितरिकाएं। तो अब अगर हमारे सामने प्रश्न आता है कि वितरिकाएं क्या है, तो हम कहेंगे नदी निक्षेपण के कारण जो गाद एकत्रित हो जाती है वहां से नदियां कई धाराओं में बढ़ जाती हैं, उन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। ठीक, प्रश्न का उत्तर बन गया। अगला हमारा है, जो ये उत्तर का मैदान है उसको 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिम भाग को पंजाब कहते हैं, पंजाब का मैदान कहते हैं। जो पश्चिमी भाग है इसका उत्तर के मैदान का उसको पंजाब कहा जाता है और ये बहुत विस्तृत भाग है। और यहाँ पर सिंधु की सहायक नदियाँ जो रावी, व्यास, चिनाब, सतलज, झेलम, ये सब हैं और इसका लगभग बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में भी है, क्योंकि पंजाब बीच में से बटा था, तो इसका बहुत बड़ा भाग जो है वो पाकिस्तान में भी है। ठीक है, और अगला जो है वो है इसका गंगा का मैदान। गंगा का मैदान भी बहुत विस्तृत है और बहुत घनी आबादी वाला है, क्योंकि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है, तो इसलिए बहुत जनसंख्या वाला क्षेत्र है। फिर है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में है और खासकर असम में फैला हुआ है। तो ये 3 प्रक्षेत्र में है। कौन सा है? पंजाब और आपका गंगा का मैदान
ब्रह्मपुत्र का मैदान। 3 उपवर्गों में बटा हुआ है ये, ठीक है। और आकृति की ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं कि ये उत्तर का मैदान जो है वो समतल है, इसीलिए इसको उत्तर का मैदान मैदानी भाग कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये भी इसकी आकृतियों में विभिन्नता है, इसीलिए इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें अपन देखें, पहला आकृति भिन्नता के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसे 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग कौन है? तो पहला है शिवालिक की ढाल पर। शिवालिक जो पहाड़ी है उससे ढाल से जैसे ही नदियाँ नीचे उतरती हैं तो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी बन जाती है ना। जैसे ही ढाल से नीचे उतरती है तो इनका वेग कम हो जाता है, प्रवाह का स्पीड जो है वो कम हो जाती है, तो एक चौड़ी पट्टी बनाती है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी, है ना। और वहाँ पर गुटी जो निक्षेपण होता है उसमें गुटिका भर जाती है ना। चौड़ी पट्टी में गुटिका निक्षेपण होता है, मतलब निक्षेपण मतलब वहाँ एकत्रित हो जाना, उसकी गाद एक तरह से, है ना। तो गुटिका निक्षेपण होता है यहाँ पर, और इसको क्या कहते हैं, क्षेत्र को जहाँ गुटिका निक्षेपण होता है वहाँ पर उसको भावर कहा जाता है। भावर। अब ये एक और शब्द आ गया, प्रश्न बनेगा कि भावर किसे कहते हैं? तो शिवालिक की ढाल से जैसे नदियाँ का वेग कम होता है और 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी वो एक पट्टी बनाती हैं जहाँ गुटिका निक्षेपण होता है, और उस जगह पे जो है नदियाँ उस क्षेत्र को जहाँ नदियाँ रुक जाती हैं, लगभग वहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं सारी नदियाँ जो बह के आ रही हैं, इस क्षेत्र में गुटिका निक्षेपण के कारण नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, उस स्थान को हम भावर कहते हैं, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि नदियाँ यहीं रुक गई, आगे बढ़ी नहीं, फिर क्या होता है धीरे धीरे, क्योंकि पानी अपना रास्ता स्वयं बनाता है, चट्टानों को काट देता है, तो ये तो कुछ निक्षेपण है। तो जब उसमें से नदियाँ फिर आगे निकलती हैं तो वो दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। जब भावर में से आगे बढ़ती हैं नदियाँ तो वो चूँकि रुक कर निकलती हैं तो वहाँ पानी ठहरता है, तो वो दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, और उस दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। तराई क्षेत्र बोलते हैं, जो दलदल का निर्माण करती है उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है वो बहुत जंगल घने हैं, यहाँ पर सघन वन है, जानवर हैं, और उपजाऊ क्षेत्र भी था। लेकिन चूंकि पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे उनको कृषि योग्य भूमि नहीं थी, तो उसके लिए इस क्षेत्र को अब काट दिया गया है, कृषि भूमि के रूप में उपयोग हो रहा है, ठीक। तो ये तराई क्षेत्र था। अगला जो है तीसरा, वो है नदियों में बाढ़ के कारण मैदान का जो भाग है, नदियाँ जो बड़ा सा भाग है, सबसे विशाल जो भाग है उत्तर के मैदान का जो भू आकृति के हिसाब से वो यही है। नदियों के बाढ़ का जो स्थान है वो यहाँ पर एक वेदिका की आकृति बनाते हैं। वेदिका मतलब हवन यज्ञ होता है ना, उसमें से चौकोर सी वेदिका बनाते हैं, वैसी आकृति का ये निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? भागर कहा जाता है। नदियों के बाढ़ वाले स्थान को जहाँ वेदिका की आकृति बनती है उस जगह को भागर कहा जाता है। वहाँ पर क्या होता है, चूने, उस मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है, चूने के कण ज़्यादा हैं, जिसको वहाँ स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। यानी बाढ़ के स्थान पर अपन सीधी भाषा में समझें तो बाढ़ के जो मैदानी बाढ़ का क्षेत्र है वहाँ पर चूना मिली हुई मिट्टी है, चूने के कण ज़्यादा है, कंकड़ ज़्यादा है, तो उस जगह पे एक वेदिका का निर्माण, वेदिका जैसी आकृति लगती है जब उसको ऊपर से देखते हैं तो उस क्षेत्र को भागर कहा जाता है, ठीक। ये भागर हो गया। अगर पूछे कि भागर क्या है, तो जो नदी क्षेत्र है उनके बाढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक वेदिका जैसी आकृति बनती है और उसको जो है भागर कहा जाता है उस क्षेत्र को, ठीक। उसके अलावा देखते हैं खादर क्या है। एक और शब्द आया खादर क्या है, तो युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। इसी भागर स्थान में वर्षों से जमता आ रहा है, लेकिन जो नए युवा मतलब होता है नया जो निक्षेप आते हैं, नया जो अवशेष उसमें जमा होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो यदि प्रश्न आता है कि खादर किसे कहते हैं, तो आप सीधा सा छोटा सा उत्तर लिख देना कि जो युवा निक्षेपण है उसको खादर कहा जाता है, ठीक। तो कितने सारे शब्द हमने देखे, कितने सारे शब्द यहाँ सामने आए हैं कि भाई ये सबसे पहले है वितरिकाएं क्या है, ठीक है। तो गाद वाला जो जगह है वहाँ नदियाँ बढ़ जाती हैं कई धाराओं में, उन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। अगला है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 उपवर्गों में बांटा है। पश्चिमी भाग को पंजाब कहते हैं, पंजाब का मैदान कहते हैं, और एक किससे बना है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों से, जैसे कि रावी, व्यास, झेलम, सतलज, है ना, चेनाब, ये सब। दूसरा है गंगा का मैदान। तो ये कौन सा क्षेत्र में फैला है? दिल्ली, हरियाणा, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश, है ना, इसलिए सघन क्षेत्र है और जनसंख्या की दृष्टि से। और ब्रह्मपुत्र का मैदान तो ये पश्चिम में है, खासकर असम क्षेत्र में फैला हुआ है। ये हमने पढ़ लिया। अब हमने देखा कि आकृति भिन्नता के आधार पर 4 भागों में बटा हुआ है। अगर पूछ लें कि
आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तर का मैदान कितने भागों में बटा है, तो 4 भागों में बटा है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे 4 भागों में बटा है। लेकिन अगर विस्तृत पूछे 4 भागों में बटा हुआ है, उसका विवरण दीजिए, तो विवरण में हम क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे भावर, फिर भावर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम कहेंगे तराई क्षेत्र, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप आओगे ये भागर और खागर। अब ये क्या है वो मैंने अभी आपको बताया है, तो ये आप उसमें लिखेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। ये छोटी छोटी वीडियो इसलिए लेकर आ रही हूँ जिससे एक टॉपिक पर विस्तृत चर्चा हो जाए। मैं एक बड़ा सा वीडियो भी बना सकती थी, सब पूरे इसको लेके एक चैप्टर का 1 या 2 वीडियो, पर टुकड़ों में इसलिए ला रही हूँ, जितना विस्तृत भाग है उसका बड़ा चैप्टर है, उतनी ज़्यादा भाग बना रही हूँ, जिससे आप बड़ी सरल भाषा में आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए और मैं आपके लिए नए नए वीडियो डालती रहूँगी।